बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। आज बिला तमहीद अपने व्लॉग का आगाज़ कर रहा हूँ। कुछ खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करने हैं। पहले तो जनाब ये आरटी टीवी है, एक रशियन टीवी है। उसने जो साबिक कमांडर हैं हसैन कनानी, वो जो इन्होंने नहीं बनाई हुई थी इनकलाब पासदारान ईरान वाले जो इस्लामी वाले, उसके एक साबिक कमांडर हैं और कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन है। उनका एक इंटरव्यू जो है वो उन्होंने किया है और वो बड़ी अजीबो-गरीब उन्होंने बातें की है। सऊदी अरब के पास वो कहते हैं जनाब जौहरी हथियार है। ये ज़रा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। I have information, very information about this and intelligence that Saudi Arabia at this time they have a nuclear bomb. हुसैन कनानी साहब किस कद काट के पॉलिटिशियन है, इसको तो एक तरफ रखे ना, लेकिन ये देखें कि ये सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी ईरान के साबिक कमांडर हैं और इनकी जो गुफ्तगू है उससे एक नया पंडोरा बॉक्स खुल सकता है। ये इसमें पाकिस्तान का जिक्र भी करते हैं। अच्छा, ये आप थोड़ा सा ना माजी में जाएं, ये मुशर्रफ दौर ज़हन में लाएं ज़रा। तो ये उस वक्त लीबिया जो कज़ाफ़ी वाला लीबिया था, उसने और ईरान दोनों ने कुछ दस्तावेज़ात लीक की थी, कुछ बयानात दिए थे ऑफिशियली, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि जनाब हमें जो जौहरी हथियार बनाने में पाकिस्तान की मावनत या मदद हासिल है, यहाँ के जो साइंसदान हैं वो हमारी मदद कर रहे हैं। उसके बाद आपको याद होगा कि जब जो पाकिस्तानी एटमी साइंसदान थे डॉक्टर कदीर समेत, डॉक्टर कदीर को तो बेचारे को आखिरी वक्त तक उनकी नकलो हरकत जो थी वो महदूद की हुई थी इन्होंने, और उन्होंने जो शुजात हुसैन साहब जो जौहरी शुजात हुसैन, उनके कहने पे टीवी पे आके भी उन्होंने एक मादरत का जो बयान है वो जारी किया था और उनको ये कहा गया था जनाब, उन्होंने बाद में ये बताया कि मुझे कहा गया था जनाब पाकिस्तान के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप ऐसा बयान दें। ये हुसैन कनानी साहब जो इसी तरह की फिर हरकत कर रहे हैं। अच्छा, डीब्रीफिंग हुई थी जो हमारे एटमी साइंसदान सबकी, और जो अमरीकी इंटेलिजेंस है उसके लोग यहाँ आके जनाब उनका इंटरव्यू करते थे, उनसे पूछताछ करते थे, पूछ-कुछ करते थे। तो ये साहब ये फरमा रहे हैं, अब बड़ी अजीबो-गरीब इनकी बात है। वो ये कहते हैं कि जनाब सऊदी अरब के पास जो ना जौहरी हथियार हैं। अच्छा, आपको कैसे पता है जनाब? आगे जाके वो पूछते हैं। वो कहते हैं जनाब वो हमारे पास इंटेलिजेंस है और दीगर अरब ममालिक जो है ना उन्होंने हमें ये बताया है। वो यमन का नाम लेते हैं। अब यमन की इंटेलिजेंस, अच्छा बहरहाल आगे जाके वो कहते हैं जनाब, ये पूछते हैं जनाब उनको हथियार दिए किसने हैं? वो ये कह रहे हैं कि जनाब उनको हथियार दिए हैं इसराइल। अच्छा, वो सवाल करने वाला पूछता है कि सऊदी अरब को हथियार जो हैं वो इसराइल ने दिए हैं या यूएसए ने दिए हैं? तो वो कहता है मेरे ख्याल में दोनों ने दिए हैं। तो वजह इसकी ये बयान फरमा रहे हैं वो हुसैन कनान साहब कि जनाब वो जो यूएस है उसकी ख्वाहिश है कि जो इब्राहिम अकार्ड है ना उसके ऊपर सऊदी अरब दस्तखत कर दे, और सऊदी अरब जो है उसने ये शर्त रखी है कि ना मुझे जो है ना जौहरी पावर बनाया जाए। अब इन साहब को ये नहीं पता कि सऊदी अरब और यूएस के दरमियान जो है वो सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन का एक माहदा है। वो माहदा कुछ और चीज होती है, जौहरी हथियार बनाने वाली चीज कुछ और होती है। सऊदी अरब जो ईरान पाकिस्तान का हजम नहीं हो रहा उसको एटमी प्रोग्राम, तो वो सऊदी अरब को भी मजीद जनाब, अच्छा इसराइल अब खुद सऊदी अरब को हथियार दे देगा कि जनाब अगर कल को हालात कशीदा हो जाते हैं, हालात बदल जाते हैं और आपके और हमारे दरमियान कोई जंग का माहौल बन जाता है, तो फिर जनाब आप ये एटम बम हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर लें। अच्छा, बड़ी अजीबो-गरीब किस्म के एक तवील वो दे रहे हैं। वो कहते हैं जनाब वो जो है ना सऊदी अरब ने हथियार तो लिए हैं, लेकिन वो जो है ना मस्ट बी लाइक पाकिस्तान, पाकिस्तान की तरह का ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान भी एटमी ताकत तो है लेकिन ये यूएस के अंडर है। वो कहते हैं ना पाकिस्तान और सऊदी अपना अमेरिका के दरमियान को शायद माहदा मुहदा हो गया हुआ है कि जनाब पाकिस्तान जो है ये फला फला जगह पे अपना जो है ये एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा। इसराइल इस तरह की बातें जाते हैं वो उन्होंने ये फरमाई हैं, और ये आगे जाके अभी तो दुनिया ने इसका नोटिस नहीं लिया। वह सच्ची बात यह है। तो मे भी इस बुनियाद पर जनाब काम शुरू हो जाए। तो वो बहरहाल वो हिस्सा मैंने सुना नहीं। एक साहब कह रहे थे जनाब ये कुछ जो है ना ये इन्होंने तुर्किया के पास भी हथियारों की बात की और उन्होंने कहा जनाब ये पाकिस्तान के जरिए मुबैना तौर पे
तुर्की ने जो, यानी एक मरतबा फिर पाकिस्तान को लपेटने की कोशिश की जा रही है, तुर्किया को लपेटने की कोशिश की जा रही है, सऊदी अरब को लपेटने की कोशिश की जा रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये मैंने कहा ना, ये कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन है हसैन कनानी साहब, तो ये जो पासदाराने इनकलाब वाले हैं, ये उनकी सोच की कास है, इनकी जो गुफ्तगू है, जो इनका इंटरव्यू है, इससे आप अंदाजा लगा लें कि जनाब ये इस खित्ते में गड़बड़ के पीछे कौन लोग हैं और किस किस्म की जहनीत कार फरमा है। बहरहाल अब तो मेरे ख्याल जो इसराइल और ईरान की जंग शंग हुई है, अच्छा ये सऊदी अरब, मोसाद और जनाब उसका वो कहते हैं जो सीआईए है, उसको पता है, पूरी इंफॉर्मेशन है, मुकम्मल तौर पे आगाह है वो, ये फरमा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इनकी मदद से सारा कुछ हो रहा है। बहरहाल ये सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जब ये कशीदगी होती थी, बहुत ज्यादा कशीदगी थी, सबको पता है, लेकिन अब तो हालात जो है वो मामूल पे आगे हो गए हैं। ईरान इसराइल जंग के बाद जो पाकिस्तान का किरदार है, उस हवाले से भी रवैया जो है वो तब्दील हुआ है ईरान का, सऊदी अरब के हवाले से भी तब्दील हुआ है, तुर्किया के हवाले से भी तब्दील हुआ है। तो बहरहाल ये साहब जो हैं, इन्होंने जल्दी पे उस खित्ते में जो हो रहा है, वो जल्दी पे तेल डालने की कोशिश जरूर की है। और एक और खबर है जनाब, पाकिस्तान का एक मिसाइल है, उसने सऊदी अरब में वो नुमाइश नहीं हो रही हथियारों की, तो वहां जनाब पाकिस्तान ने हाइपर सुपरसोनिक अपना एक मिसाइल है, स्मैश उसका नाम है, तो उसकी जनाब रूनुमाई कर दी है। तो अब जनाब इस हवाले से जनाब वहां बड़ा चर्चा है इस हथियार का। इंडिया के तो नेड़े भी नहीं है ना इस हथियार। अच्छा, आपको याद होगा कि अक्टूबर 2025 में ये कोयटा में कोई रंगीन किस्म के बादल नजर आए थे, फिर वो मच्छ में भी नजर आए, चागी में भी, नोशकी में भी, कुछ 7-8 जगहों पे। तो ये जनाब पाकिस्तान में ये एक शोर मच गया था कि पाकिस्तान ने कोई ऐसे किसी मिसाइल का तजर्बा किया है, जैसे चीन में एक दफा हुआ था, तो वहां भी इसी तरह के बादल बन गए थे। उस वक्त ये कहा गया था कि लेंटिकुलर क्लाउड फॉर्मेशन है, ये बादलों का कोई मामला होता है। वो सुबह सुबह ये बादल जो हैं ये नजर आए थे, जब सूरज निकल रहा होता है उस वक्त, और 20 मिनट बाद वो बादल जो है वो गायब हो गए थे। तो उस वक्त वो इसको मिसाइल से जोड़ा गया था। तो अब भी जो मीडिया है ना बाहर का, वो ये कह रहे हैं जनाब, ये जो वो हुआ था ना, पाकिस्तान ने खुफिया तौर पे ये तजर्बा किया था और अब उसकी नुमाइश की जा रही है। भाई मेरे, ये जो स्मैश है, ये इसका बाकायदा ऐलान किया गया था, आईएसपीआर ने इसके ऊपर प्रेस रिलीज जारी की थी। एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल है ये, और ये नवंबर 2025 में इसका तजर्बा किया गया था और बताया गया था, ऐसे नहीं है। अच्छा, वैसे ये दिलचस्प बात यह है कि ये 350 किलोमीटर इसकी रेंज है, और जनाब आवाज की रफ्तार से 8 गुना ज्यादा इसकी स्पीड है। और फिर अब स्मैश 2 बना रहा है पाकिस्तान। इतलात ये हैं कि जो 700 से 1000 किलोमीटर तक इसकी जो है वो रेंज होगी, और वो कहते हैं जनाब ये टेक्नोलॉजी जो है वो अमेरिका के पास है, रशिया के पास है, और चीन के पास है, और पाकिस्तान के पास है, और इंडिया जो है वो ब्रह्मोस 2 बनाने की कोशिश कर रहा है रशिया के वो मावनत से, लेकिन वो अभी बड़ी दूर है। और पाकिस्तान ने वहां जनाब ये लॉन्च भी कर दिया है। ज़ाहिर है मिसाइल नुमाइश में रखा गया, तो फिर इसके हवाले से इंफॉर्मेशन भी वहां दी गई है। तो इसकी वो कहते हैं खूबी ये, एक तो रफ्तार बहुत ज्यादा है इसकी, 8 गुना आवाज से, और दूसरा ये कि जनाब ये पहले इंतहाई तेजी के साथ ऊपर जाता है, यानी ये डिटेक्ट नहीं हो सकता, और फिर उसके बाद 100% वो कहते हैं एमी 1.001% इधर उधर हो ही जाता ना, ये अपने हदफ को ये निशाना बनाता है। और वो कहा यह जा रहा है, जो मीडिया कह रहा है नुमाइश के हवाले से जो खबरें हैं, वो ये कह रहे हैं कि ना पाकिस्तान ने इसकी नुमाइश करके ये दुनिया को दिखा दिया है कि जनाब जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, इस तरह के मिसाइल जो हैं, तेज रफ्तार तरीन जो मिसाइल हैं दुनिया के, उनमें से एक है ना ये, कि जनाब ये उसमें हम एक्टिव हो गए होंगे, यानी कि ये ममालिक इस पे काम कर रहे हैं, अमेरिका, रशिया, चीन और पाकिस्तान। और भारत वो कहते हैं जनाब कभी काफी पीछे है अभी। और फिर एक और खबर है कि जनाब आपके इल्म में है कि वो जो चंद रोज पहले
चंद हफ्ते पहले आपको वो दरबार दादा साहब, जो एक फैमिली आई थी वहाँ सलाम करने, तो एक खातून और उसकी बेटी जो है वो खुले मैन होल में गिर गए थे, जिसके बाद मरियम नवाज ने जनाब बड़ा सख्त एक्शन लिया था, सबकी क्लास ली थी, मुकदमे भी दर्ज हो गए थे, आपको याद ही होगा ना। तो अब जनाब वो जो लोग हैं ना, जिन्होंने जो गिरफ्तार करवाए थे मरियम नवाज ने, 5 लोग जो हैं, तो वो जनाब उनकी होगी सुलह इस फैमिली के साथ, और इन्होंने पैसे लेके सुलह की है। आपको याद होगा कि मरियम नवाज ने उस वक्त भी जो ठेकेदार था वो उस प्रोजेक्ट का, तो उसको ये कहा था जनाब 1 करोड़ रुपया आप हर्जाना के तौर पे इनको अदा करेंगे। अच्छा, अब अदालत में मामला था, अदालत में जनाब जो मुल्जमान हैं, 5 मुल्जमान जो हैं, ये सलमान यासीन वो गिरफ्तार है, जो प्रोजेक्ट के ठेकेदार वगैरह और प्रोजेक्ट के डायरेक्टर और दीगर जो अपने सेफ्टी मैनेजर वगैरह, वो जो गिरफ्तार हुए थे। तो उसमें सलमान यासीन और उस्मान यासीन और फिर अहमद नवाज, असगर अली, दानियाल, ये 5 लोग। अच्छा, अब जब वहाँ पेश हुए हैं तो वो जो मुद्दई पार्टी थी, वो जो खातून थी सादिया उसका नाम था, और उसकी बच्ची थी, और शोहर उसका है गुलाम मुर्तजा, और वालिद हैं साजिद साहब। वालिद को मिले हैं जनाब 25 लाख रुपए और गुलाम मुर्तजा ने लिए 85 लाख रुपए। और मरियम ने इस हवाले से एक ट्वीट भी किया है, जिसमें वो ये कहती हैं जनाब एक पैगाम जो है वो आया है उनको, और पोस्ट कर दिया उन्होंने कि जनाब सुलह हो गई है उनके दरमियान, 25 लाख रुपए, वो जो मैंने वही बताया कि 5 मुल्ज़िमों को उन्होंने सुलह के बाद माफ कर दिया। तो जब अदालत में ये मामला गया, अदालत में ये बयान आ गया, तो अदालत ने इनको रिहा कर दिया। यासीन जो है, वो जो सलमान यासीन है, वो तो अदालत में रोया है। उसने कहा जनाब ये तो हमें इन्होंने पता नहीं कहाँ बंद किया हुआ है, नशीनियों के साथ और पता नहीं किन के साथ, तो उसका तो रोना नहीं बंद हो रहा था अदालत में। तो बहरहाल अब जब सुलह हो गई है, तो अच्छा अब इस पे भी जनाब सवालात उठ रहे हैं। ओ भाई मेरे, ये क्या जुर्म क्या था, पहले ये देखें। पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक, बल्कि दुनिया में जो भी कवानीन है, ये इसको कत्ले खता ये दफा लाई उन्होंने जड़ी सी पुलिस वाले ने, और फिर वो गफलत मुजरमाना, इसमें कितनी सजा हो सकती थी। ये जो कत्ले खता वगैरह होता है, इसमें तो दियत ही होती है। अच्छा, अगर मरियम नवाज त्याना ना लेती और ये लोग गिरफ्तार ना होते, तो ये जो कंपनसेशन हुई है, ये जो हर्जाना कह ले आप इसको, जो भी आप इसको नाम दे ले, तो ये कभी भी नहीं मिलना था इनको, क्योंकि वो जो है उनके पास जो जो मुल्जिम पार्टी है, वो तो बात ही कुछ और कर रहे हैं। वो जो है पहले उन्होंने, अच्छा ये गिरफ्तार क्यों हुए? गिरफ्तार इसलिए हुए कि ये जो मरियम ने कहा था ना, आप इनको 1 करोड़ रुपए दें कम से कम ठेकेदार साहब, ये आपका कसूर था, तो वहां कोई हिफाजती इकदाम के बगैर ही आपने जनाब छोड़ छूट दिया था। अब वो जो थे वो ये कह रहे थे कि जनाब ये जो है ना, हमने तो 2 दिन पहले वासा का हैंड ओवर कर दिया, हमारा प्रोजेक्ट तो मुकम्मल हो गया था, जो हमने करना था, जो हमारे जुम्मे था वो करके दे दिए, बाकी जो है ये उसके बाद तो सारी जिम्मेदारी वासा की थी। और वो कहते हैं जनाब डीसी ऑफिस ने वो जो तकमीली सर्टिफिकेट होता है ना, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, वो भी जारी किया हुआ था। उसके बाद तो जनाब इनका कुछ लेने देने नहीं था। वो ये कह रहे हैं कि साडा जनाब की लेना देना सी दे नाल, ये तो ये वासा वाले जानते, ते जिले इंतजामिया जानते। अच्छा, ये भी मैं बताऊं कि वो जो एक हुआ था ना मामला, कि पुलिस ने जो हरकत की उसकी वजह से खराबी हुई, जिसकी वजह से बस वो बड़े बड़े अफसर जो हैं वो भी तब्दील हो रहे हैं, और मजीद भी तब्दीलियां जो हैं लाहौर पुलिस में वो आने वाली हैं। तो वो जनाब वासा ने, अच्छा उसकी वजह से वो 1122 ने ऑपरेशन रोक दिया था, जिसपे माफी मांगी थी अजमा बुखारी ने कि हमें गुमराह किया गया, कि जनाब वो तो हुआ ही नहीं, वाकई ऐसा हुआ ही कोई नहीं, वहां तो गिर ही नहीं सकता, जगह ही ऐसी नहीं है। अच्छा, वो 1122 ने वो रोक दिया था। ये सारे पकड़े जाने चाहिए यार। 1122 जो है, उसको जब इतला होगी तो उसने आखिरी वक्त तक ये काम करना था ना, ढूंढनी थी ना, नहीं किया था। वो वासा वालों ने उस खातून की, सादिया की जो है वो डेड बॉडी जो है वो बाजियाब की थी, और बच्ची की। और वासा के एक साहब से वो मेरी बात हुई इस हवाले से कि जनाब
वो कहते हैं जनाब हमारे जो है ना जो वर्कर हैं, एवी ना आप देखें इनको, वो कहते हैं कि जनाब ये तो इन्होंने तो अपनी कदमों के साथ मापा होता है, इनको पता होता है कि कहाँ मोड़ है, कहाँ वो कोई डाकट है, कहाँ क्या है, ये सारी चीजें वो कहते हैं उन्हें जुबानी याद है। वो कहते हैं आपके इलाके के जो वासा के मुलाजिम उनसे पूछ ले कि गटर कहाँ, वो 1 मिनट में बता देंगे आपको। उन्होंने ढूंढा था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसको यहाँ पे ही नहीं छोड़ देना चाहिए कि जनाब बस ठीक है सुलह होगी, उन्होंने माफ कर दिया, वो एक अलग इशू है। ये जो पुलिस वालों ने किया है ये एक दूसरा इशू है, जो उनके खिलाफ कम से कम महकमाना कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। 11 22 के खिलाफ भी होनी चाहिए, तो उन्हें भी सिर चढ़ाया। अब जो बसंत वाली बात है लाहौर, ये तो जनाब इतने खुश हैं, इतना एंजॉय कर रहे हैं, हर जगह मौजू ये है कि जनाब कमाल हो गया, बड़े अरसे बाद जनाब हमने एंजॉय किया है वगैरह वगैरह। और फिर जनाब वो लोग जो है वो इमरान खान वाला जो इशू है उसको डिस्कस ही नहीं कर रहे। इन्होंने जो हड़ताल की कॉल दी थी और फिर जनाब इन्होंने पहिया जाम करना था, वो कहाँ हुआ? वो आपस में लड़ाइयां हो रही है इनके जनाब। जुनैद अकबर कुछ और कह रहा है और शाद खट्टर कुछ और बातें कर रहा है। आपको वो आ नहीं गई ऑडियो उसकी, और उसका वो ट्वीट किया हुआ है शाद खट्टर ने, वो आपस ही लड़ी जा रहे हैं। और जो अलीमा खानम में मैंने दिखाया था, उनका बेटा जनाब गुडियां ला रहे हैं, उन्होंने जनाब तस्लीम किया, बाकायदा बयान दिया उन्होंने कि हाँ जी लाहौरियों को तो जनाब जुनून है इसका, वो रोका ही नहीं जा सकता, मैंने खुद उड़ाई है वो 804 लिख के। लेकिन आपके बेटे ने नहीं 804 लिखा था उस पर, आपने लिखा होगा। वो कहती मैंने भी एक गुड्डी, एक आध उड़ाई होगी उन्होंने, वो कहती मैंने भी गुड्डी उड़ाई है, और रोका नहीं सकता जा सकता, और लाहौरियों का जुनून है और ये वो, और खुद तहीद कर रही है इस बात की। जो हुकूमत पंजाब कह रही है कि जनाब लोग बड़े पुरजोश थे, वो भी यही कह रही है कि बड़े पुरजोश थे। और फिर इमरान खान की कोई दरखास्त लगी हुई थी कि ना वो जेल में सही सलूक नहीं है, वो जज, वो चीफ जस्टिस ने कहा कि ना वो तो ये तो गैर मौसर हो गई, पुरानी बात है। तो लेकिन खोसा ने कहा नहीं जनाब मंगवाएंगे वो, उनका ठीक है जनाब आ जाए आके अटारनी जनरल साहब बताओ। अटारनी जनरल ये कह देगा जनाब ये तो गैर मौसर हो गई, पुरानी दरखास्त है, अब हालात बदल गए, सजाएं हो गई है, ये है वो है। तो वो जनाब हो सकता है यही रिजल्ट हो उसका जो चीफ साहब कह रहे हैं। और फिर जो साइफर वगैरह में इनकी हो गई थी बरियत वगैरह, इनकी शाह महमूद कुरैशी वगैरह की, वो सरकार की दरखास्तें बाकायदा समात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली हैं, और उसका ज़ाहिर है वो 3 रुकनी बेंच कम से कम सुनता है। 2 रुकनी बेंच ने तो यही करना होता है ना कि ये काबिले अपील जो है ये काबिले समात, काबिले पेशरफ्त है या नहीं। और फिर जो तारक महमूद जहांगीरी साहब हैं, उन्होंने जनाब जो उनको बरतरफ किया गया था, तो उन्होंने जनाब उसके खिलाफ अपील दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, तारक महमूद जहांगीर साहब ने सारी पुरानी बातें जो ना इकट्ठी करके वो जनाब उन्होंने एक अपील जो है वो फाइल कर दी है। उसमें वही पुरानी बातें, जनाब हमने खत लिखा था तो जनाब हमारे खिलाफ पता नहीं क्या हो गया, और फिर जनाब जब ये ट्रांसफर होके आए हैं जज जो हैं उनको भी हमने चैलेंज किया, इस तरह की बातें शायद इन्होंने की हुई हैं जनाब। फिर वो जनाब सिंध हाई कोर्ट से तो जनाब वो स्टे था, इन्होंने फिर कर दिया। तो वो तो यार कानून जो है ना, जो उनकी जजमेंट पड़े तो वो ये है कि एक हाई कोर्ट जो है वो दूसरी हाई कोर्ट के काम में मुदाखलत नहीं कर सकती। यहाँ केस जब पेंडिंग था तो सिंध हाई कोर्ट कैसे कर सकती थी? ये देखने वाली बात ना, अब देखें कब लगती है। वो कहते हैं ना मैं तो सिर्फ इसलिए आया हूँ कि आइंदा जो है वो आज़ाद, जो अदलिया की आज़ादी जो है ना वो बरकरार रह सके। अच्छा, इन्होंने ना वो डिग्री की नकल साथ लगाई है पिटिशन की, मैंने पूरी वो ढूंढी है, लेक्चर भी देखे हैं उसके, और जो शुरू में इंडेक्स होता है उसमें भी देखा है। डिग्री का तो इश्यू कोई नहीं। असल बात तो ये कि जो इन्होंने LLB पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो रिजल्ट कार्ड्स हैं, जो मार्कशीट्स हैं, वो मांग रहे हैं। वो वहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी वही मांग रहे थे, वो जो पिटिशन है मियां दाऊद, वहां भी वहां ले जाए ना, फिर वहां बताएं जनाब ये गलत कह रहे हैं, देखें जनाब मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर तो एक ही है। उधर नहीं जा रहे, टेक्निकलिटीज की बुनियाद पर निकलने की कोशिश कर रहे हैं ये जो साहब हैं। और फिर जो क्रिकेट वाला मामला है जनाब, वो जो चल रहा था मामला कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ मैच नहीं खेलना, तो जनाब उस पर जनाब जो श्रीलंका है उसकी तरफ से भी जनाब खाता आया, और फिर UAE के जो हैं उन्होंने भी पाकिस्तान से दरखास्त की। श्रीलंका वालों ने कहा जनाब आप अगर ये मैच कैंसिल कर रहे हैं ना, तो जनाब हमारे तो 10,000 जो बुकिंग है होटल्स की, तो वो जनाब कैंसिल हो जाएगी, हमारा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा।
और आईसीसी जो है वो भी, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इन्होंने चिकन निकल जानी है यार। 60% रेवन्यू पाकिस्तान और इंडिया के मैचों तो होता, और हिस्सा ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ बड़े ਜਿਹੜੇ ने, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया। तो पाकिस्तान ने बिल्कुल सही कहा था, बांग्लादेश के साथ जाके खड़ा हुआ। और फिर ये एक दिन पुरानी बात है, कल व्लॉग होना चाहिए था इस पे, तो वो फिर वहां के उन्होंने भेजे, आईसीसी ने अपने डिप्टी चेयरमैन को भेजा, और फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह हैं वो भी आए, और पाकिस्तान ने अपने मकासद हासिल, अपनी मर्जी के मुताबिक उन्होंने ये अब फैसला किया है कि जनाब हम खेलेंगे जनाब 15 फरवरी को जो मैच हो रहा है, कि ठीक है जनाब आ जाओ, वो घोड़े दे मैदान, पता नहीं असं जितते या कि नहीं जितते, लेकिन ये जो मैच है ना, ये असं जितया। अब ये देखें, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो वो पाकिस्तान से दरखास्त कर रहा है कि ठीक है जनाब असं खुश हैं तुरते, ते तुसी जनाब खेल लो मैच, साडी दरखास्त है, रिक्वेस्ट है साडी। अच्छा, अब बांग्लादेश ने क्या इसमें हासिल किया, और वो किसकी वजह से हासिल किया? पाकिस्तान की वजह से हासिल किया। और पाकिस्तान ने क्या हासिल किया? पाकिस्तान ने एक तो ये मिथ तोड़ दी कि जनाब इंडिया के बगैर क्रिकेट नहीं है, या जो बिग थ्री है इनके बगैर क्रिकेट नहीं होने का, थोड़ी ऐसी तैसी। और जो हमारा ये मुतालबा था कि जनाब जो बांग्लादेश के साथ हुआ है उस पर माफी मांगी जाए, या कम से कम अफसोस का इजहार किया जाए, यही था ना। तो अब आईसीसी ने जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं संजोग गुप्ता, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें उन्होंने इस बात पे अफसोस का इजहार किया है कि जनाब ये जो बांग्लादेश है ये टूर्नामेंट जो है इससे बाहर है, नहीं खेल रहा। लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब इस पे ना कोई जुर्माना, ना कोई पाबंदी, कोई बात नहीं, हिस्सा भी मिलेगा भाई जी आपको इसमें से कुछ। और फिर उन्होंने कहा जनाब ये 2028 और 2031 के दरमियान ना आईसीसी का कोई इवेंट जो है उसकी मेजबानी बांग्लादेश को दी जाएगी, और उस इवेंट में जाहिर है फिर इंडिया भी होगा। अगर इंडिया होगा तो इंडिया फिर बांग्लादेश जाएगा। ये तो वहां, अच्छा वो बोर्ड की मीटिंग में नहीं गए थे वहां बांग्लादेश, बड़े फन्ने खा बने हुए सी, लेकिन इन्होंने फिर जो असी किया इन्हों दे नाल, और अच्छा यूएई ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ पीसीबी ने, वो कहते जनाब यूएई भी ਸਾਡੇ ਨਾਲ खड़ा हो गया थे आके। अच्छा वैसे यार ये जो ना अफगान, इनकी मैं अब क्या बात करूं यार। अब यहाँ कुछ लोग कहते हैं जनाब ये नमक हराम है, ये वो गुरबाज का भी मैंने कहा था, वो भागा है, कैसे भागा है, क्यों भागा है। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह है ना नजम सेठी साहब, उन्होंने बड़ा एक इंकशाफ किया, बड़ा है अपने प्रोग्राम में उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा जनाब ये जब तालिबान की हुकूमत आई है ना अफगानिस्तान में, तो जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो हमारे पास आएगी। उन्होंने दरखास्त की कि भाई जी पैसे साढ़े को खत्म हो गए ने, भुखे मरते पे हैं, मतलब ये आ कोई जनाब साढ़े ना कोई सीरीज ही रख लो, साढ़े ना कोई मैच ही खेल लो, 4 पैसे सानू आ जाएंगे। वो कहते हैं फिर जब हमने शारजा में इनके साथ खेला और फिर सारा पैसा इनको दे दिया, चलो लो जनाब तुसी अपना काम चलाओ। लेकिन उसके बावजूद ये जनाब जब भी मौका आता है ये भारत की गोद में जाकर बैठते हैं, अब भी वहां बैठे हुए हैं। और इन खिलाड़ियों को ना, ये इनके खिलाड़ी भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। वो वहां हर मैच में कोई ना कोई ऐसी बदमजगी पैदा जरूर करते हैं ये। अब न्यूजीलैंड के साथ इन्होंने इनके वो राशिद क्या है, क्या नाम है उसका कोई फटा बदतमीजी की है उसने, पहले पाकिस्तान के साथ भी बदतमीजी की थी। तो ये कहीं पाबंदी ना लगवा ले अपने ऊपर, ये अफगान जो है। ये मैं एमी बात कर रहा हूं इनकी हरकतें देख के, ये नहीं कि लाजमी पाबंदी लग जाएगी। बहरहाल ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी जो है वो कामयाब रही है। और 12 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं बांग्लादेश, आने वाली हुकूमत जेडी भी होगी। अच्छा वैसे उत्थे भी सर्वे हो गया होया, ते पहले नंबर ते तो खालदा जिया वाली जमात जी है वो पहले नंबर ते मेरे ख्याल 51-3% जो सर्वे जोड़े आते हैं, और दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी शायद 31% समथिंग कोई उन्होंने है। जी भी हुकूमत बनेगी उत्थे वो पाकिस्तान का एहसान कदे नहीं भुलेगी, मैनू ये लग रहा। असी बंगालियों के दिल जिते ने ये नाल, और खड़े हुए हैं असी, और डट के खड़े हुए हैं। बाकी जेडे ने गल्लां गुल्लां जेडे करने वाले करते रहन,
अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।